सर स्टार्टिंग से मेरे को क्लियर था इस चीज़ के बारे में कि मेरे को यूनिफॉर्म सर्विस के अंदर जाना है। इंटरेस्ट मेरा जो बेसिक इंटरेस्ट था वो साइंस में ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू ह्यूमैनिटीज़ वगैरह, तो मेरे से कभी ह्यूमैनिटीज़ पढ़ी नहीं गई और मैं बिल्कुल फेल ही होता रहता था। टेस्ट सीरीज नहीं लगाते हैं, वो सोचते हैं कि चलो सीधा एग्जाम में बैठेंगे और हो जाएगा। PYQs और टेस्ट सीरीज का कितना रोल है पूरी प्रोसेस में? भाई इसके बारे में बता, देखो ठीक लगता है नहीं, जैसे कोई भी स्कीम है तो ये नहीं पूछेंगे स्कीम के बारे में बताओ, ये वो आपसे ये पूछने वाले हैं कि स्कीम तुम्हें ठीक लगती है, इसके क्या ओपिनियन है तुम्हारा। मैसेज देना चाहोगे कि कैसे वो मेंटल स्ट्रेस को हैंडल करें, क्योंकि बर्डन पड़ेगा। अभी सबका नाम लिस्ट में देख के थोड़ा मोटिवेशन भी आता है, लेकिन जब पढ़ने बैठते हैं तो फिर डिमोटिवेट भी होते हैं कि मुझसे होगा नहीं होगा, सेल्फ डाउट भी आता है। मेरे को रास्ते पे जाना है, जैसे सपोज करो A B पे, अब मैं सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ तो मैं A पे जाऊंगा पहले। अगर A पे रास्ता निकल गया तो बहुत वेल एंड गुड हो गया, चलो यहाँ पे मेरे को डेस्टिनेशन मिल गई। अगर हो सकता है कि मगर A पे रास्ता ना हो, B पे निकल रहा हो, तो मैं वापसी घूम के B पे जाऊंगा और मेरे को वहाँ डेस्टिनेशन मिल गई। जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू AVKS अकेडमी। मैं नवीन शोगंद एक बार फिर से स्वागत करता हूँ AVKS टेस्ट प्लेटफॉर्म पे। रिसेंट में अभी रिजल्ट आया है CAPF AC 2024 एग्ज़ाम का और काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा है AVKS अकेडमी से भी। तो हमने टॉपर से रिक्वेस्ट की कि वो अपना समय निकालें, अपने बारे में आपको बताएं, और अभी जिन कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम है 3 अगस्त को 2025 में, तो उनकी शायद कुछ हेल्प हो पाए। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं मिस्टर अमन, ही सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 70 और काफ़ी अच्छा रैंक है और AVKS के क्लासरूम स्टूडेंट भी रहे हैं। तो इनकी जर्नी कैसे रही, क्या जर्नी में इंटरेस्टिंग पार्ट रहा, और मुझे ऐसा लगता है कि इस कन्वर्सेशन से आप बहुत चीज़ें सीख सकते हैं। और चलिए चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। तो अमन, आप ही बताइए अपने बारे में, स्टूडेंट्स को वो ज़्यादा अच्छे से आप बता पाएंगे। मेरा नाम मनीष सर है, ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था। आई एम फ्रॉम दिल्ली और मेरी ऑल इंडिया रैंक 70 आई थी इस पर। तो अमन, जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही होगी, क्योंकि अप एंड डाउन आते हैं, इतना वास्ट सिलेबस होता है। पेपर 1 है, फिर पेपर 2 मैनेज करना है, फिर फिजिकल, मेडिकल और फिर इंटरव्यू प्रोसेस। तो पूरी प्रोसेस में सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कौन सा लगता है आपको? पूरी प्रोसेस के अंदर सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट इंटरव्यू वाला रहता है, क्योंकि इंटरव्यू काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल होता है, तो आपको पता नहीं क्या पूछने वाले हैं। तो पहले अटेम्प्ट तो मेरा मैं काफ़ी, जैसे होता है नॉर्मल स्टूडेंट्स की तरह, काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करके गया था। तो दूसरी बारी के अंदर आई वॉज सीजेंट, ठीक से सीजेंट होकर गया था मैं, तो मेरे को आइडिया था कि क्या पूछने वाले मेरे से। तो सेकंड वाला इंटरव्यू मेरा काफ़ी अच्छा रहा था, काफ़ी फ़नी रहा था, काफ़ी फ़नी सेंसेस रहे थे उसके अंदर। अगर चलो इंटरव्यू की बात स्टार्ट हुई है तो सबसे पहले इंटरव्यू के बारे में बात करते हैं। इंटरव्यू में सबसे इंटरेस्टिंग वहाँ पे हम भी बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में ना हो के कन्वर्सेशन फॉर्म में ज़्यादा रहता है। तो इस बात से कितना सहमत हैं आप? मैं पूरी तरह सहमत हूँ। इसके अंदर कोई यूज़ की टेबल की होता है, उसके अंदर आपने अपने साथ बिठाते हैं, इंक्लूड करते हैं, फिर आपसे आराम से क्वेश्चन पूछेंगे, भाई जो तेरे को पता है बता। किन सर का बोर्ड था आपका? मेरा शीलवर्धन सिंह का बोर्ड था। ओके। तो कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस या स्टोरी कुछ ऐसा अर्टी जो आपसे पूछी गई हो और काफ़ी ऐसे जो आप हैंडल कर पाए हो या ना हैंडल कर पाए हो, ऐसा कुछ आप बताना चाहोगे? कुछ हैंडल ना हैंडल करने वाली बात ऐसी कुछ होती नहीं है, या तो सीधा बता सकते हो कि मेरा ये ओपिनियन है इसके बारे में। कोई भी क्वेश्चन आपसे वो कुछ भी रॉट आंसर नहीं पूछने वाले आपसे डायरेक्टली कि ये क्या क्वेश्चन था, इसका आंसर बताइए, इस प्लेस पे ये क्या है, ये कुछ नहीं पूछने वाले। कुछ जो भी आपका पूरा इंटरव्यू प्रोसेस रहेगा वो ओपिनियन बेस्ड रहने वाला है। आपसे वो आपके ओपिनियन जानेंगे कि भाई इसके बारे में बता, देखो ठीक लगता है नहीं, जैसे कोई भी स्कीम है तो ये नहीं पूछेंगे स्कीम के बारे में बताओ, ये वो आपसे ये पूछने वाले हैं कि स्कीम तुम्हें ठीक लगती है, इसके क्या ओपिनियन है तुम्हारा, एज ए पर्सनालिटी कितनी आपकी अच्छी है, मतलब ओपिनियन, माइंड में क्लैरिटी कितनी है, सबसे ज्यादा फोकस इस चीज पे रहता है आपकी कन्वर्सेशन। ओपिनियन रहता है पूरा आपका इंटरव्यू जो है ओपिनियन बेस्ड रहने वाला है। आपके वो ओपिनियन जानने की कोशिश करते हैं कि इस इंसान के अंदर रैशनैलिटी वाला कॉन्सेप्ट है कि एक चीज को 2 भागों से देख पा रहा है, नहीं देख पा रहा। तो ये पूरा इंटरव्यू प्रोसेस रहेगा आपका। कुछ क्वेश्चन बताओगे, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे आपसे? जैसे कि इस वाले इंटरव्यू के अंदर मेरे डैड से बहुत पूछा था। तो मैं जैसे कि MMA फाइटर हूँ, तो मैं ठीक ठाक MMA लड़ता हूँ, बहुत अच्छा तो नहीं बोलूँगा। तो उन्होंने मेरे से आते ही पूछा, जो बोर्ड चेयरमैन थे, कि अच्छा अमन, यू आर इनटू MMA, अच्छा मेरे को बताओ कि किसी को हमें नॉक करना है तो कितने सेकंड लोगे तुम, किसी को अनकॉन्शियस करना है कितने सेकंड लोगे। मैंने कहा सर पोजीशन पे डिपेंड करेगा। कह रहा अच्छा पोजीशन, अच्छा तुम्हें मैंने दे दी फेवरेबल पोजीशन तुम्हारी, अब कितना टाइम लोगे? मैंने कहा सर फिर तो 25 से 30 सेकंड। कह रहा है अच्छा 25 से 30 सेकंड क्या करने वाले हो तुम? ऐसा मैंने कहा सर चोक कर दूंगा मैं सामने वाले इंसान को, मेरे को पता है यहाँ कॉलरी आर्टरी होती है, उसको चोक करना है मेरे को, बंदा बेहोश हो जाएगा। तो उससे ही मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ। फिर इसी पे मेरा पूरा रहने वाला था इंटरव्यू कि MMA के अंदर आपने ये करा है, वो करा है, टेलिंग क्या होता है MMA के अंदर, क्या करते हो, आपका बेस फॉर्म क्या है MMA का, खेला है कहीं पे, रिप्रेजेंट किया है,
ट्रैकिंग करते हो, अच्छा उस पीक के बारे में बताओ। तो मतलब जो आपकी हैबिट्स थी या हॉबीज थी उन्होंने भी बहुत हेल्प किया है आपको पूरी मेरे प्रोसेस जो में? भी इंटरव्यू था 90% जो इंटरव्यू का पार्ट था वो मेरे डैब से पूछा गया है। मेरी जो कोर बेसिक सब्जेक्ट्स थे, जैसे कि मैं आई एम अ ग्रेजुएट फ्रॉम सिविल इंजीनियर, तो मेरे से उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए बोर्ड मेंबर्स के द्वारा। और जो भी मेरी डैब के अंदर मेरी हॉबीज थी उससे मेरे से पूछा। आपने मेंशन किया अभी कि आप सिविल इंजीनियरिंग आपने की हुई है, तो सिविल इंजीनियरिंग से इधर यूनिफॉर्म सर्विसेज में क्यों आए? मतलब उधर प्राइवेट सेक्टर में भी तो स्कोप हो सकता था, या फिर सीएपीएफ ही आपने क्यों चूज़ किया? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करना स्टार्ट करते हैं और फिर सीएपीएफ निकल जाता है। आपका तो मैं बहुत पर्सनली जानता हूँ कि आपने सिविल सर्विसेज ट्राई नहीं किया और सीएपीएफ पे ही टोटली फोकस्ड हो। तो ऐसा क्या चीज़ थी जो आपको मोटिवेट की रिगार्डिंग टू सीएपीएफ? सर स्टार्टिंग से मेरे को क्लियर था इस चीज़ के बारे में कि मेरे को यूनिफॉर्म सर्विस के अंदर जाना है। इंटरेस्ट मेरा जो बेसिक इंटरेस्ट था वो साइंस में ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू ह्यूमैनिटीज़ वगैरह, तो मेरे से कभी ह्यूमैनिटीज़ पढ़ी नहीं गई और मैं बिल्कुल फेल ही होता रहता था। मतलब सोशल स्टडीज़ वगैरह, तो मेरी 10th खत्म हुई तो मेरे को बड़ी राहत मिली कि यार अब चलो ठीक है, साइंस तो नहीं, साइंस ही पढ़ेंगे, सोशल स्टडीज़ वगैरह पढ़ना नहीं पड़ेगा। ऑल इंडिया टॉपर बन गए हो अब तो, ऐसा ऑन कैमरा बोलना सही है कि फेल होते रहते थे? सर वो बेसिकली बात होती है कि मेरे को ना रीजनिंग मिल गई थी इसकी कि भाई सीएपीएफ है, थोड़ा मोनोटनस जॉब नहीं होगा, घूमने फिरने को बढ़िया मिलेगा, अपना जो इंटरेस्ट है उसको मैं फॉलो कर सकता हूँ वहाँ पे सीएपीएफ के अंदर। तो मेरा जो वाई हाउ का मैं कॉन्सेप्ट लगाता हूँ अपना, तो जब मेरा वाई बहुत स्ट्रॉन्ग है ना तो हाउ ऑटोमेटिकली बहुत आसान बन गया। तो मेरे को अपनी रीजनिंग बहुत स्ट्रॉन्ग मिल गई थी कि मेरे को सीएपीएफ की तैयारी करनी है, तो मेरे को तैयारी कभी बहुत मुश्किल नहीं लगी इसकी। चलो वाई पे तो आपने बात कर ली, वाई के लिए तो आपने बता दिया, हाउ पे थोड़ी बात करते हैं। कैसे मैनेज किया पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों को? क्योंकि रिटर्न पार्ट इसमें कठिन रहता है, इंटरव्यू के लिए तो बहुत समय भी मिलता है और बैलेंस बनाना है। ऑब्जेक्टिव पेपर है, एक सब्जेक्टिव पेपर है, आपने कैसे बैलेंस बनाया दोनों में? सब पहले मैं कोई बहुत अच्छे बैकग्राउंड से नहीं आया था, मैंने सबको बता रखा है कि मेरा एकेडमिक्स बहुत ख़राब था स्टार्टिंग के अंदर। तो उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने पहले छोटे एग्जाम्स की तैयारी शुरू की। मेरी 2022 में, बोलने के लिए तो नहीं बोल रहे एकेडमिक्स बेकार था, क्योंकि रैंक देख के वो लग नहीं रहा है एकेडमिक्स बेकार था। मेरे रिपोर्ट कार्ड चेक करना। मैं Tier 3 कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट की है। ओके। तो उसके बाद में जब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई तो फिर उसके बाद मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरू की। साइंस मेरा ठीक था क्योंकि मैं सिविल इंजीनियरिंग पढ़ के आया हूँ, 11th-12th भी कंप्लीट की। ओके, साइंस की वेटेज भी अच्छी है। साइंस की वेटेज 30 क्वेश्चन पूछते हैं आपसे साइंस के, तो साइंस ठीक थी मेरी। साइंस के अंदर मेरे को बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ी थी, साइंस वाला पार्ट मेरा कंप्लीट हो गया था। मैथ्स रीजनिंग कैसा है आपका? मैं आपको सर बताता ना कि मैंने उससे पहले बहुत अच्छा बैकग्राउंड नहीं था, मेरे को थोड़ा चाहिए था कि यार कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेरा हो, क्योंकि हम लोग शुरू से फेल होते हुए आते हैं। जेईई दिया उसमें फेल हो गए, आईआईटी के पेपर में बहुत बुरी तरह फेल हुए। तो उसके बाद ये था कि भाई अब थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे। सीधा अगर मैं यूपीएससी की तरफ मूव करता तो मैं शायद फेल हुआ था, मेरे को ये लगता है। मेरा कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ा, मैं छोटे एग्जाम्स के अंदर अपीयर हुआ। छोटे एग्जाम तो नहीं बोलना चाहिए मेरे को, मगर सबऑर्डिनेट जो एग्जामिनेशन थे जैसे कि एसएससी वगैरह हो गए, वो मैंने क्लियर किए। उसके अंदर मैं एसआई भी सिलेक्ट भी हुआ, तो मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस है अपने पे कि यार मैं कुछ कर सकता हूँ जिंदगी के अंदर। तो जब वो हुआ उसके बाद मेरे को 6 महीने का टाइम मिला, 6-8 महीने का टाइम मिला। मेरी दिसंबर तक प्रिपरेशन पूरी कंप्लीट हो गई थी एसएससी की, तो मैं उसके अंदर मैंने क्लियर भी किए 2-3 एग्जामिनेशन। उसके बाद मेरे पास 8 महीने थे, तो मेरे को था कि 8 महीने के अंदर मेरे को फटाफट क्लियर करना है एग्जामिनेशन। सीएपीएफ का टाइम भी है मेरे पास, तो मैंने यहाँ पे एनरोल किया एवीकेएस के अंदर। यहाँ पे टेस्ट सीरीज वगैरह भी था, रिव्यूज पढ़े तो थोड़ा अच्छा लगा, इंटरनेट पे सर्च किया था ना मैंने, तो यहाँ पे एनरोल किया। फिर 6 महीने के अंदर सिलेबस इतना भी हुआ मेरे से, पूरा तो नहीं कंप्लीट बोल पाऊंगा मैं कि मेरा पूरा कंप्लीट हो गया था। जैसे कि मेरा हिस्ट्री वाला पार्ट मैंने कंप्लीट नहीं किया था, मैं बिन हिस्ट्री के अपीयर हुआ इस एग्जामिनेशन के अंदर। तो मैं ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और मैथ्स के थ्रू मैं एग्जाम के अंदर क्लियर आया हूँ, अपीयर हुआ। अच्छा, जैसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं या टॉपर्स हैं, सिलेक्ट होते हैं, वो बोलते हैं मैंने कोचिंग नहीं ली। मैं भी बहुत इस बात में सहमत हूँ कि एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम है, चाहे वो सीएपीएफ है या सिविल सर्विसेज है या कोई भी एग्ज़ाम है, सेल्फ स्टडी के बिना तो निकलेगा ही नहीं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। आपको लगता है कि कोचिंग कुछ बेनिफिशियल है, कुछ 1% 2%? 80-20 का रेशियो होता है। जैसे कि मेरे को रास्ते पे जाना है, जैसे सपोज करो ए बी पे, अब मैं सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ तो मैं ए पे जाऊंगा पहले। अगर ए पे रास्ता निकल गया तो बहुत वेल एंड गुड हो गया कि चलो यहाँ पे मेरे को डेस्टिनेशन मिल गई। अगर हो सकता है कि मगर ए पे रास्ता ना हो, बी पे निकल रहा हो, तो मैं वापसी घूम के बी पे जाऊंगा और मेरे को वहाँ डेस्टिनेशन मिल गई। मगर सपोजिटली मेरे को किसी ने कोचिंग दे दी, तो उसने बता दिया ना मेरे को पहले, भाई तो सीधा बी पे जा। मतलब टाइम सेविंग रहता है थोड़ा सा। मेरे पे थोड़ी टाइम की कंजेशन था, मेरे पे टाइम इतना था नहीं, समय 8 महीने बचे थे मेरे पास। और जनरल कैटेगरी की तो एज भी इसमें 24 ईयर्स है, तो मेरे पास 8 महीने थे, तो मेरे पास कोई ऑप्शन था नहीं, इसलिए मैंने कोचिंग की। सेल्फ स्टडी से भी अगर आप एक सेल्फ स्टडी से बहुत कैंडिडेट्स एग्जाम निकालते हैं और मैं भी बहुत फेवर आपके पास, तो यार आप कोचिंग लो या सेल्फ स्टडी करो, मतलब सेल्फ स्टडी तो करनी ही है, चाहे आप कोचिंग लो ना लो। सेल्फ स्टडी आपका सेल्फ स्टडी रहने वाला है। 20% टेस्ट सीरीज हो गया, आपको थोड़ी गाइडेंस कैसे मिल गई, तो वो रहता है। अच्छा, बहुत स्टूडेंट्स टेस्ट सीरीज नहीं लगाते हैं, वो सोचते हैं कि चलो सीधा एग्जाम में बैठेंगे और हो जाएगा। पीवाईक्यूज और टेस्ट सीरीज
का कितना रोल है पूरी प्रोसेस में? सबसे ज़्यादा रोल में से पेपर 1 का अगर बोलूँगा ना तो PYQ और टेस्ट सीरीज़ का ही है। आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ लगाएंगे ना उतना आपको आइडिया लगेगा। आप कोई भी एग्जामिनेशन दे रहे हैं उसके अंदर आपको कभी भी 100% सिलेबस कंप्लीट नहीं हो सकता, तो आपको जितने ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ है उतने लगाने हैं। उससे आपका टेम्परामेंट डेवलप होगा। बोलते हैं ना साइंटिफिक टेम्परामेंट, क्वेश्चन को देख के आंसर बताने वाला। जैसे वो साइड लाइन कर दी कि भाई दो क्वेश्चन मेरे को पता है, इनमें सब कौन सा होगा। तो वो जो टेम्परामेंट है ना आपका वो टेस्ट सीरीज़ और PYQ से ही होता है। तो PYQ के बिना तो आप नहीं कर सकते। नहीं, वो बिल्कुल सही है। हम भी स्टूडेंट्स को ये रिकमेंड करते हैं कि PYQs तो उनको प्रैक्टिस करने ही करने चाहिए, और टेस्ट सीरीज लगाएंगे तो बहुत बेनिफिशियल है इस चीज़ उसके में। बिना तो मुश्किल हो जाता था। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पेपर 2 का फोबिया हो रहता है। पेपर तो आपको भी ऐसा कुछ फोबिया था क्या पेपर 2 का? इनिशियली मेरे को सबसे ज़्यादा फोबिया इसका ही था कि पेपर 1 में कर लूँगा, मेरे को ही लगा था पहले। हाँ, पेपर 1 भी मेरे से स्टार्टिंग बहुत प्रॉब्लम हुई मेरे को, मगर पेपर 2 पेपर 1 में आपका साइंस थोड़ा ठीक था, मैथ्स ठीक था। हाँ, उससे पहले मैंने CDS वगैरह भी दिए थे, तो मेरे को थोड़ा था आइडिया कि हाँ पेपर 1 में कर लूँगा। मगर पेपर 2 का मेरे को बहुत डर था। तो मैं जो भी मतलब होता था, जैसे कि कोई भी मेरे को ऐसे मिला था फॉर्मेट, सिविल सर्विस का हो गया, आर्टिकल हो गया, कहीं जैसे बहुत सारी साइट्स होती है ना, कोई भी टॉपिक पे लिख रही है, मैं उसको उठा के पूरा लिख देता था, पूरा कॉपी कर देता था। उसके बाद पहले मेरे को थोड़ा टाइम लगा। फेज मैनर में आगे बढ़ते हैं, भले कोई देख के लिखे, किसी भी लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। ज़्यादा से ज़्यादा लिखना है आपको और उसको पढ़ना है जितना पढ़ोगे। उसके बाद फिर मैंने जब मेरे को आइडिया लग गया ना पूरा करंट अफेयर का, तो उसके बाद मैं क्या करता था, एक पेज लेता था, खाली पेज। अच्छा, जो हमारी एक पेपर 2 की बुक भी आती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या फेस करते हैं कि कंटेंट का ये इशू फेस करते हैं, तो आपके लिए कुछ हेल्पफुल हुई वो कंटेंट कंपाइलेशन अगर हमने जो प्रोवाइड की उससे? कंटेंट से ज़्यादा सबसे ज़्यादा रहता है कि आप लोग जैसे होते हैं ना करंट अफेयर वगैरह से बनाते हो, तो हम जैसे मेरे को खुद फिगर आउट करना पड़ा स्टार्टिंग के अंदर कि कौन से मेरे को टॉपिक्स पढ़ने हैं, नेट पे जाके दिमाग लगाना पड़ा। तो वो आप टाइम सेविंग आपका टाइम सेविंग का रोल टॉपिक आपको रहता है। अगर आपको कंटेंट अच्छा नहीं लग रहा तो आप कंटेंट अपना खुद बना लो। जैसे एक फॉर्मेट होता है ना, जैसे इंट्रोडक्शन हो गया, मेन बॉडी हो गया, फिर कंक्लूजन हो गया, तो आप खुद आप आइडिया लगा। पेपर कंप्लीट हो गया था आपका पेपर 2? सर पिछली बारी तो हो गया था, इस बारी मैं थोड़ा गड़बड़ करके आ गया था। जैसे एक ऐसे था तो वो मैं गलत ही लिखाया था, कंफ्यूजन हो गई थी मेरे को। चलो देखते हैं, स्कोर कार्ड आ जाएगा 3-4 दिन में कि किस में कितना रहा, किस में कितना नहीं रहा। पेपर 1 में कैसा स्कोर था, पेपर 2 में कैसा स्कोर था। अच्छा, 2025 में अभी कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम है, 3 अगस्त को एग्ज़ाम है। क्या मैसेज देना चाहोगे कि कैसे वो मेंटल स्ट्रेस को हैंडल करें, क्योंकि बर्डन पड़ेगा। अभी सबका नाम लिस्ट में देख के थोड़ा मोटिवेशन भी आता है, लेकिन जब पढ़ने बैठते हैं तो फिर डिमोटिवेट भी होते हैं कि मुझसे होगा नहीं होगा, सेल्फ डाउट भी आता है। तो क्या ऐसा सजेशन देना चाहोगे जो उनके लिए यूजफुल हो? लास्ट फेज है, से अब तो 1-1.5 महीने बचा है एग्जाम को। हाँ, मतलब 40 डेज के आसपास 40 डेज के आसपास बचा है, तो इस टाइम तो कुछ पढ़ा नहीं जाता नया। जितना है उसको रिवाइज करो पेपर 1 के लिए, और टेस्ट सीरीज लगाओ। टेस्ट सीरीज हो गया, PYQs आपके पास है, जो आपको कंफर्टेबल लगता है वो लगाओ। और पेपर 2 के लिए मैं आपको ये बताऊंगा कि अब तक एग्जामिनेशन बन चुका होगा, पेपर बन जाता है 1-1.5 महीने पहले पेपर बन जाता है। तो आप एक खाली पेपर लो, जो भी टॉपिक है, कोई भी अभी करंट के अंदर इवेंट चले, जैसे कि इंडिया US रिलेशन हो गया, तो खाली पेपर लो और जितना लिख सकते हो लिख दो, ब्लैंक पेपर पे पूरा भर दो, स्क्रिबल कर दो उसको, ताकि आपके आइडियाज वो बढ़िया और वो हो जाए स्ट्रॉन्ग। अब ब्रेन स्टॉर्मिंग कर सकते हो, माइंड में आ जाए कि लिखना क्या है मेरे को पेपर के अंदर, और मैं आइडिया जनरेट कर पा रहा हूँ। अगर मेरे से कोई भी ऐसे पूछ रहा है तो आप रोज बैठो, 2-3 खाली पेज लो और उसके अंदर पेपर 2 के अंदर लिखो टॉपिक्स, और पूरा भर दो उसको पेज को। पेपर 2 में ग्रामर का रोल कितना समझते हो? ग्रामर बहुत बड़ा रोल है ग्रामर के अंदर, क्योंकि ग्रामर के अंदर आपके कोई मार्क्स नहीं काट सकता। हाँ, 25 में 25 भी आ सकते हैं। 25 में 25 भी आ सकते तो ये हैं। सच है कि लोग स्टूडेंट्स ऐसे सोचते हैं 25 में 25 आ गए, सच है? आपको लगता है आ जाते हैं? अगर आप रेगुलर प्रिपरेशन भी कर रहे हो कॉम्पिटिशन की, कोई भी एक स्पेसिफिक एग्जामिनेशन की तैयारी तो नहीं करता, तो ग्रामर वगैरह तो आपको पढ़नी ही पड़ती है, चाहे आप डिफेंस स्टूडेंट हो या CAPF हो। तो ग्रामर अपना ठीक से पढ़ लोगे तो आपके 25 नंबर तो सिक्योर हो जाएंगे आराम से। और UPSC 25 नहीं आएंगे तो एटलीस्ट 20 तो आ ही सकते हैं, जाएंगे आराम से, बिल्कुल आ सकते हैं। और UPSC के अंदर सबको पता होता है कि ऐसे के अंदर आप अगर आप एक्सीलेंट भी हो तब भी आपको 10 नंबर ही मिल रहे हैं 20 में से। 50% के आसपास मिलते हैं, रहेगा। ऊपर नहीं मिलते आपको बिल्कुल भी। 2026 में जो स्टूडेंट्स तैयारी करना चाहते हैं, अभी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, वो कैसे मैनेज कर सकते हैं अपने प्रिपरेशन को? एक तो हमारा यूट्यूब तो है ही, यूट्यूब पे तो हम गाइडेंस प्रोवाइड करवाते हैं। जो अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए कोचिंग का ऑप्शन है, जो नहीं कर सकते हैं वो यूट्यूब के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन उनको एक डाउट रहता है कि सर क्या 1 साल इनफ है इसकी तैयारी के लिए? जैसे कि आप मेरा एग्जांपल ही दे सकते हैं, मैंने 6 महीने के अंदर प्रिपरेशन की है इसकी। ठीक है, मेरा प्रायर थोड़ा बैकग्राउंड था, नो डाउट, मगर अगर आपके पास 1 साल है तो आप 8 महीने के अंदर प्रिपरेशन करके 4 महीने के अंदर पूरा बढ़िया से रिवीजन करके अच्छे से एक बार में पेपर निकाल सकते हैं। मतलब डुएबल एग्जाम है? बिल्कुल डुएबल एग्जाम है सर। अगर आप 8 महीने ठीक से पढ़ रहे हैं, NCERT से पढ़ के जा रहे हैं अपनी, और आपने PYQs टेस्ट सीरीज अच्छे से लगाई है, तो आप आराम से पेपर क्लियर कर सकते हैं।
तो मेन जो खेल है वो पढ़ने का ही खेल है सबसे ज़्यादा, अगर मेहनत करें। और दूसरा खेल है डायरेक्शन का, कि आप किस डायरेक्शन में तैयारी कर रहे हो। क्योंकि बहुत बार बच्चे ऐसे भी रहते हैं कि पढ़ते तो रहते हैं, आपके पीयर ग्रुप में भी रहेंगे, हमारे बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे मिलते हैं इस जर्नी में कि पढ़ाई में बहुत अच्छा है लेकिन रिजल्ट नहीं आ पाता, उसका फाइनल रिजल्ट रुक जाता है, बहुत बार ऐसा होता है। तो इसका क्या रीज़न है? मतलब कहीं ना कहीं या तो फिर डायरेक्शन से चूक कर जा रहे हैं, वो सही डायरेक्शन नहीं पकड़ पा रहे हैं। मेन चीज़ है प्लानिंग। जैसे आप फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते अपना, मगर आप अपना डेट प्रिडिक्ट कर सकते हैं ना। मैंने आज कुछ प्लान बनाया अपना कि मैं इतना काम कंप्लीट करूंगा, ठीक है 100% नहीं हो पाता, वो 80% स्टार्ट करो। करते करते आपका दिन प्रिडिक्टेबल हुआ, वीक प्रिडिक्टेबल हुआ, करते करते साल भी प्रिडिक्टेबल हो जाएगा। तो रोज़ अपनी प्लानिंग रखो। एक दिन पहले जब सो तो उससे पहले अपना प्लान करके जाओ। सबसे ज़्यादा मेन जो गेम है इसके अंदर प्लानिंग का ही है। जो भी कैंडिडेट्स इसको देख रहे हैं उनके लिए कोई लास्ट मैसेज आप देना चाहते हो? अगर आप अभी अपीयर कर रहे हैं एग्जामिनेशन के अंदर, तो आप जो भी आपके पास है उसको रिवाइज करें, अच्छे से रिवीजन करें और टेस्ट सीरीज लगाना चाहता था, वही मैं बता सकता हूँ। थैंक यू सो मच अमन, बहुत अच्छी कन्वर्सेशन थी, बहुत इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन थी। आई होप कैंडिडेट्स के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जय हिंद।